नमस्कार दोस्तों, आप सभी का न्यू एग्जाम्पल पर स्वागत है। मैं नरेंद्र मीना आज आपके लिए लेकर आया हूँ बाल मनोविज्ञान उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 का पेपर, जिसमें 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों आज हम इन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों ये क्वेश्चन किसी भी शिक्षक पात्रता परीक्षा या किसी भी शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो को बिना किसी देरी के लास्ट तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों हम बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसने किया दोस्तों? थॉर्नडाइक ने, कॉहलर ने, पावलव ने, वुडवर्थ ने। बताइए दोस्तों, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बताइए दोस्तों। हम आपको बता दें दोस्तों, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था यह कॉहलर महोदय ने किया था। दोस्तों कॉहलर महोदय ने अपने इस सिद्धांत का जो प्रयोग किया था, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रयोग किस पे किया था दोस्तों? ये किया था इन्होंने चिंपैंजी पर। किस पर दोस्तों? चिंपैंजी पर इन्होंने अपने प्रयोग को किया था। दोस्तों कॉहलर के अनुसार व्यक्ति समस्या के समाधान हेतु अलग अलग तरीकों को अलग अलग परिस्थितियों में अवलोकन करता है। तो दोस्तों उसमें क्या होता है, अचानक उससे सूझ आ जाती है। दोस्तों उसी सूझ के अचानक आने से उससे ज्ञान हो जाता है और दोस्तों उसे अभ्यास की ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों सीखने वाले व्यक्ति में सूझ उत्पन्न होती है और वह सही अनुक्रिया करने लगता है और दोस्तों वह उसे सीख लेता है। दोस्तों इसलिए इन्होंने सूझ के सिद्धांत का जो प्रयोग किया था किस पे किया था दोस्तों? चिंपैंजी पर किया था। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। दोस्तों क्या है? प्रेरणा है, संवेदना है, सीखना है, प्रत्यक्षीकरण है। बताइए दोस्तों, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहेंगे दोस्तों? उसको प्रेरणा कहेंगे। दोस्तों ये जो वाक्य कहा गया है ये दोस्तों किसके द्वारा कहा गया था कि कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया को प्रेरणा कहते हैं। दोस्तों ये कहा था वुड महोदय ने। दोस्तों शिक्षा है वो हमारे जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है, क्योंकि दोस्तों हम जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और दोस्तों प्रत्येक क्रिया के पीछे एक बल कार्य करता है, जिसे हम क्या कहेंगे? प्रेरक कहेंगे या प्रेरक बल कहेंगे। दोस्तों इस संदर्भ में जो प्रेरणा है वह भी एक बल है जो प्राणी को निश्चित व्यवहार या दिशा में चलने के लिए बाध्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। विस्मृति कम करने का उपाय है। दोस्तों क्या है? सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति, स्मरण करने में कम ध्यान देना। बताइए दोस्तों, विस्मृति कम करने का उपाय है। दोस्तों हम आपको बता दें, विस्मृति कम करने का जो उपाय है वो है पाठ की पुनरावृत्ति। जब हम पाठ को बार बार पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में विस्मृति कम होगी। दोस्तों विस्मृति क्या है ये भी आप जान लीजिए। विस्मृति एक ऐसी मानसिक क्रिया है जिसमें व्यक्ति कुछ बातों को दोस्तों भूल जाता है, लेकिन जब उन्हीं बातों को पुनः उसके सामने दोहराया जाता है तो उसे बातें याद आने लगती हैं, यानी कि पुनरावृत्ति होनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों वह उस बात को याद रखता है। तो दोस्तों इस प्रकार पाठ की पुनरावृत्ति द्वारा ही धारण क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। धारण को दोस्तों इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रिटेंशन। क्या दोस्तों? रिटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्रोध और भय प्रकार हैं दोस्तों किसके हैं? अभिप्रेरणा के, संवेग के, परिकल्पना के या मूल प्रवृत्ति के। बताइए दोस्तों, क्रोध व भय किसके प्रकार हैं? तो दोस्तों हम आपको बता दें, क्रोध और भय एक प्रकार से संवेग हैं। क्या है दोस्तों? संवेग। दोस्तों संवेग शब्द अंग्रेजी के इमोशन शब्द से लिया गया है। दोस्तों किससे लिया गया है संवेग शब्द? इमोशन शब्द से। इमोशन शब्द से लिया गया है। दोस्तों संवेग एक भावात्मक स्थिति होती है। दोस्तों जब मनुष्य का शरीर उद्दीप्त होता है तो उसके शरीर में अनेक संवेग उत्पन्न होते हैं। दोस्तों कुछ संवेगों को हम आपको बता दें, जैसे प्रेम, खुशी, घृणा, दुख, आशा और दोस्तों इनके अलावा क्रोध और भय, ये दोस्तों क्या है? संवेग हैं जो हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों।
दूसरे व्यक्ति के बाहरी व्यवहार की नकल है। क्या है दोस्तों? जब हम दूसरे व्यक्ति के व्यवहार की नकल करते हैं उसको क्या कहते हैं दोस्तों? सीखना कहते हैं, अनुकरण, कल्पना या चिंतन। तो दोस्तों जब हम दूसरे व्यक्ति के व्यवहार की नकल करते हैं तो दोस्तों उसको अनुकरण कहते हैं। दोस्तों जब हम दूसरे व्यक्ति के जो बाहरी व्यवहार को हम जानबूझकर अपनाने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों उसको हम क्या कर रहे हैं? अनुकरण कर रहे होते हैं उस वक्त। दोस्तों अनुकरण की प्रक्रिया में अनुकरण करने वाला हूबहू वही क्रिया करेगा जो उसके सामने की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण या सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण या प्रशिक्षण स्थानांतरण या सीखना। बताइए दोस्तों। दोस्तों हम आपको बता दें, जब पूर्व ज्ञान अनुभव या प्रशिक्षण नए प्रकार सीखने में सहायता देता है तो दोस्तों उसको क्या कहेंगे? उसको सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहेंगे। दोस्तों इसके विपरीत जब पूर्व ज्ञान अनुभव या प्रशिक्षण नए प्रकार के सीखने में दोस्तों क्या करता है? कठिनाई उत्पन्न करता है तो दोस्तों उसको क्या कहेंगे? उसको नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहेंगे। दोस्तों ये दो प्रकार के प्रशिक्षण स्थानांतरण होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। दोस्तों सकारात्मक से क्या होगा? हमारे सीखने में वृद्धि होगी, जबकि नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण में क्या होगा? हमारे अनुभव और ज्ञान में कठिनाई उत्पन्न होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहेंगे दोस्तों? कल्पना, स्मृति, विस्मृति, ध्यान। बताइए दोस्तों। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? दोस्तों हम आपको बता दें, उसको कहेंगे विस्मृति। जब हम सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने में असफल हो जाते हैं तो दोस्तों ऐसी स्थिति को हम विस्मृति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विस्मृति कहते हैं। दोस्तों जब हम कोई नई बात सीखते हैं या नया अनुभव ग्रहण करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में उसका क्या होगा दोस्तों? चित्र अंकित हो जाता है। दोस्तों हम अपनी स्मृति की सहायता से उस अनुभव को अपनी चेतना में पुनः लाकर उसका स्मरण कर सकते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा करने में हम सफल नहीं होते। और दोस्तों यही हमारी असफल क्रिया क्या कहलाती है? विस्मृति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। दोस्तों कैसा माना जाएगा? मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि या क्षीण बुद्धि। दोस्तों हम आपको बता दें, टर्मन महोदय के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि वाला बालक जो माना जाएगा वो सामान्य बुद्धि बालक माना जाता है। और दोस्तों इसके अलावा हम आपको बता दें, जो मंद बुद्धि बालक माना जाता है उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है दोस्तों? मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि दोस्तों 80 से 90 के बीच होती है, जबकि दोस्तों श्रेष्ठ बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होगी दोस्तों? 110 से 120 के बीच होगी। दोस्तों क्षीण बुद्धि वाले बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होती है दोस्तों? 70 से 80 के बीच होगी। और दोस्तों अंतिम जो जड़ बुद्धि बालक होता है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी दोस्तों? 25 से कम। तो दोस्तों हमने आपको बता दिया कि मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, सामान्य बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, दोस्तों श्रेष्ठ बुद्धि वाले बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, और दोस्तों क्षीण बुद्धि वाले बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। दोस्तों इसके अलावा हम और आपको बता दें, जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि 140 या इससे अधिक होती है तो दोस्तों उनको क्या कहते हैं? उनको बोलते हैं प्रतिभाशाली बच्चे। उनको दोस्तों प्रतिभाशाली बच्चे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। दोस्तों किस पर किया था इन्होंने अपना प्रयोग? बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर या फिर चूहे पर। दोस्तों हम आपको बता दें, जो पावलोव महोदय ने अपना प्रयोग किया था इस सिद्धांत में वो दोस्तों कुत्ते पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। दोस्तों किस पर किया था? कुत्ते पर अपना प्रयोग किया था। और दोस्तों इसके अलावा हम आपको बता दें, बिल्ली पर जो प्रयोग किया था वो दोस्तों किसने किया था? थॉर्नडाइक महोदय ने। किसने दोस्तों? थॉर्नडाइक ने। और दोस्तों बंदर पर जो प्रयोग किया था वो किसने किया था दोस्तों? दोस्तों बंदर पर जो प्रयोग किया था ये किया था कोहलर ने। और दोस्तों चूहों पर जो प्रयोग किया था ये किया था स्किनर ने। तो दोस्तों हमने आपको बता दिया, बिल्ली पर किसने अपने सिद्धांत का प्रयोग किया था, कुत्ते पर किसने किया था, बंदर पर किसने किया था और चूहे पर किसने किया था। दोस्तों मनोविज्ञान इवान पावलोव द्वारा सीखने का अनुकूलित अनुक्रिय सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया था। दोस्तों पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग करके देखा, क्या देखा दोस्तों इन्होंने? कि यदि खाना देने के पहले प्रतिदिन घंटी बजाई जाए फिर कुत्ते को खाना दिया जाए तो दोस्तों जब अचानक घंटी बजती है तो कुत्ते के मुंह में क्या होता है? लार आ जाती है। दोस्तों पावलोव के अनुसार सामान्य तटस्थ या उद्दीपक यानी नर्वल स्टिमुलस घंटी बजाना एक दूसरे के उद्दीपक मतलब भोजन और घंटी एक दूसरे के उद्दीपक हैं, एक साथ इनको जोड़ा गया
तो दोस्तों इनके द्वारा एक प्रतिक्रिया होती है जो कि पहले सामान्य उद्दीपक द्वारा व्यवहार में परिलक्षित होती है। तो दोस्तों सीखने से संबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत पावलोव ने किसे प्रयोग किया था? कुत्ते पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया? दोस्तों किसने दिया था? कैमेनियस ने, हॉल ने, फ्रॉइड ने या हॉलिंगबर्ग ने? बताइए दोस्तों किसने मनोलैंगिक विकास पर महत्व दिया? दोस्तों ये दिया था फ्रॉइड महोदय ने। किसने दोस्तों? फ्रॉइड महोदय ने मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को महत्व दिया था। दोस्तों हम आपको बता दें मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दिया गया था, जिसमें दोस्तों इन्होंने ईद अहम और परा अहम ये 3 अवधारणा दी थी। दोस्तों इस विकास के सिद्धांत के अनुसार सुप्त अवस्था का वर्ष अंतराल 6 वर्ष से किशोर अवस्था तक माना था। किसने दोस्तों? फ्रॉइड महोदय ने माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? दोस्तों किसने की थी मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला? तो दोस्तों ये की थी विलियम वुंट ने। किसने दोस्तों? विलियम वुंट ने। दोस्तों इन्होंने ये प्रयोगशाला कब विकसित की थी? ये 1879 में। दोस्तों कहाँ पर की थी? ये की थी जर्मनी में। जर्मनी में इन्होंने दोस्तों इस प्रयोगशाला को स्थापित किया था। दोस्तों इसलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का दोस्तों क्या कहा जाता है? जनक भी माना जाता है। किसका दोस्तों? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? दोस्तों किसने रखी थी? मैक्स बर्थिमर ने, कर्ट लेविन ने, एडगर रोबिन ने या फ्रांज ब्रेटानो ने? बताइए दोस्तों गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? हम आपको बता दें दोस्तों जो मैक्स बर्थिमर थे इन्होंने गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला रखी थी। दोस्तों इस सिद्धांत का में मुख्य जो बल दिया गया है व्यवहार में संपूर्णता के अध्ययन पर दिया गया है। दोस्तों इस सिद्धांत में के प्रतिपादन में 2 अन्य मनोवैज्ञानिकों ने भी अपना योगदान दिया था। दोस्तों किन किन ने दिया था? ये दिया था दोस्तों कर्ट कॉम्फा और दोस्तों इनके अलावा कोहलर, इन्होंने भी इस सिद्धांत में अपना योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? बताइए दोस्तों संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? अधिगम से, अभिप्रेरणा से, स्मृति से या सृजनात्मकता से? तो दोस्तों हम आपको बताएं संघनन सिद्धांत जो इनमें संबंधित है वो दोस्तों स्मृति से है। किससे दोस्तों? स्मृति से। दोस्तों स्मृति क्या है? दोस्तों पूर्व में एक बार सीखी गई क्रिया का पुनः स्मरण क्या कहलाता है? दोस्तों ये स्मृति कहलाती है। जबकि इसके विपरीत क्या होगा? यदि हम किसी बात को पुनः स्मरण नहीं करते उसको विस्मृति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्षेत्र सिद्धांत में निम्न में किस वर्ग का योगदान है? दोस्तों किनका योगदान है? व्यवहारवादियों का, संरचनावादियों का, मनोविश्लेषणवादियों का या गेस्टाल्टवादियों का? बताइए दोस्तों क्षेत्र सिद्धांत में निम्न में से किस वर्ग का योगदान है? दोस्तों हम आपको बता दें जो गेस्टाल्टवादी थे इन्होंने इस विचारधारा को जन्म दिया था। दोस्तों गेस्टाल्ट विचारधारा के मनोवैज्ञानिक कौन थे दोस्तों? गेस्टाल्टवादी विचारधारा के मनोवैज्ञानिक कौन थे दोस्तों? कर्ट लेविन। दोस्तों कर्ट लेविन ने थे जिन्होंने दोस्तों गणित की तरह मनोविज्ञान में जीव और वातावरण के बीच संबंधों की व्याख्या की। दोस्तों किन किन के बीच व्याख्या की थी उन्होंने? जीव और वातावरण के बीच इन्होंने संबंधों की व्याख्या की थी गणित के आधार पर। दोस्तों यही एक गेस्टाल्टवादी सिद्धांत है जिसको लेविन्स फील्ड थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में किसके मापन हेतु किया जाता है? दोस्तों किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व, रुचि, बुद्धि या अभिक्षमता? दोस्तों हम आपको बता दें भाटिया बैटरी का प्रयोग सन 1953 में दोस्तों प्रोफेसर चंद्रमोहन भाटिया ने दोस्तों किया था। और दोस्तों ये किसके लिए किया था? ये किया था बुद्धि के मापन के लिए। दोस्तों इस बुद्धि परीक्षण के इन्होंने 5 बौद्धिक उप परीक्षण बताए जिनमें दोस्तों कोहज ब्लॉक टेस्ट, पास एनालॉग टेस्ट या आकृति निर्माण टेस्ट और तात्कालिक स्मृति टेस्ट और दोस्तों इसके अलावा तस्वीर निर्माण टेस्ट था तथा यह दोस्तों भाटिया बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हॉल का सिद्धांत निम्न में किसकी व्याख्या करता है? दोस्तों किसकी व्याख्या करेगा? बुद्धि की प्रकृति की, अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका की या मूल्यों के विकास की या किशोरों के मनोविज्ञान की?
दोस्तों हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो दोस्तों हाल जो संबंधित थे ये दोस्तों किससे थे? किशोर के मनोविज्ञान से संबंधित थे। दोस्तों इनके अनुसार 12 से 21 वर्ष तक की आयु किशोरों की शारीरिक, मानसिक, व्यक्तिगत व सामाजिक क्रियाओं में व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों कितने से कितने वर्ष की आयु में किया जाता है? 12 से 21 वर्ष में। और दोस्तों कौन कौन सी क्रिया का अध्ययन किया जाता है? शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और व्यक्तिगत। दोस्तों किशोर अवस्था जो होता है एक ऐसा काल होता है, इतनी महत्वपूर्ण अवस्था होती है क्योंकि दोस्तों किशोर अवस्था तूफान की अवस्था भी कही जाती है। दोस्तों इसमें बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है, दोस्तों उसे क्या कहेंगे? अधिगम कहेंगे, अभिप्रेरणा कहेंगे, अभिवृत्ति कहेंगे या अभिक्षमता कहेंगे? तो दोस्तों उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे अधिगम। दोस्तों व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है, दोस्तों उसे क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। दोस्तों अधिगम क्या है? अधिगम व्यवहार में किसी ऐसे परिवर्तन को कहा जा सकता है जो अभ्यास या अनुभव के फलस्वरूप प्राप्त होता है और दोस्तों जिसका उद्देश्य व्यक्ति को समायोजित करने में उसकी मदद करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? बताइए दोस्तों किसका हिस्सा है संज्ञान? दोस्तों पृथ्वीराज सिद्धांत का, समूहकारक सिद्धांत का, गिलफोर्ड के सिद्धांत का या फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड सिद्धांत का? बताइए दोस्तों संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? हम आपको बताएं दोस्तों संज्ञान जो गिलफोर्ड सिद्धांत का एक हिस्सा है। दोस्तों संज्ञान गिलफोर्ड के संरचना सिद्धांत का एक हिस्सा है। दोस्तों इस सिद्धांत को त्रिविमीय सिद्धांत या बुद्धि संरचना सिद्धांत भी कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है? त्रिविमीय सिद्धांत भी कहा जाता है। दोस्तों गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि के सभी तत्वों को 3 भागों में बांटा गया। दोस्तों कौन कौन से भागों में उन्होंने बांटा था बुद्धि के तत्वों को? एक तो दोस्तों बांटा था संक्रिया, दोस्तों इसके बाद विषय वस्तु। क्या दोस्तों? विषय वस्तु। फिर इसके बाद दोस्तों इन्होंने किसमें बांटा था? उत्पादन। इन 3 भागों में इन्होंने इसको बांटा था। और दोस्तों इसके अलावा इन्होंने संक्रियाओं की जो मानसिक क्षमताओं को भी 5 भागों में बांटा था। दोस्तों किस में बांटा था? पहले बांटा था मूल्यांकन, फिर दूसरा अभिसारी चिंतन और तीसरा अपसारी चिंतन और चौथा दोस्तों स्मृति और 5 और अंतिम दोस्तों किसका क्या था? संज्ञान। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो बताइए दोस्तों कितनी होगी? 80, 100, 110 या 125? तो बताइए दोस्तों 8 वर्ष की सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो दोस्तों हम आपको बता दें बुद्धि लब्धि का जो सूत्र क्या है? IQ बराबर MA/CA गुणा 100। दोस्तों इस सूत्र से हम इसकी बुद्धि लब्धि निकाल लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम क्या करेंगे? MA का मतलब होता है मेंटल एज यानी कि मानसिक आयु, उसको दोस्तों हम क्या रखेंगे? IQ बराबर 10 और CA मतलब होता है दोस्तों उसकी वास्तविक आयु यानी कि 8 वर्ष गुणा 100। और दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे तो दोस्तों हमारा उत्तर आएगा 125। दोस्तों इसलिए इस क्वेश्चन में विकल्प डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? दोस्तों संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? तो दोस्तों कौन सा सिद्धांत मानेगा? जेम्स लैंग सिद्धांत, हाइपोथैलेमिक सिद्धांत, सक्रियता सिद्धांत या अभिप्रेरणा सिद्धांत? दोस्तों हम आपको बता दें जेम्स लैंग सिद्धांत इस बात को मानेगा कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें जेम्स लैंग सिद्धांत संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होता है। जेम्स लैंग सिद्धांत के अनुसार दोस्तों पहले संवेगात्मक व्यवहार होता है। दोस्तों पहले क्या होगा? संवेगात्मक व्यवहार उत्पन्न होगा, उसके बाद दोस्तों संवेगात्मक अनुभव उत्पन्न होता है। अर्थात दोस्तों संवेगात्मक अनुभव की अनुभूति होने के बाद संवेगात्मक व्यवहार उस पर निर्भर करेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है? किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उत्पन्न होने वाला सामवेगिक तनाव क्या कहलाएगा? दोस्तों क्या कहलाएगा? कुंठा, तनाव, द्वंद्व, चिंता। बताइए क्या कहलाएगा दोस्तों? दोस्तों जब हमारी किसी इच्छा आवश्यकता में रुकावट उत्पन्न होती है तो दोस्तों ऐसा सामवेगिक तनाव जो हमारे मन में उत्पन्न होता है दोस्तों उसको कहेंगे हम कुंठा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? दोस्तों भाषा विकास से, सामाजिक विकास से, नैतिक विकास से, शारीरिक विकास से? बताइए दोस्तों कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? तो दोस्तों हम आपको बता दें
कोहलबर्ग का सिद्धांत जो है वो दोस्तों नैतिक विकास से संबंधित है। किससे दोस्तों? नैतिक विकास से संबंधित है। दोस्तों कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास सिद्धांत को 3 स्तरीय और 6 स्तरीय अवस्थाओं वाले नैतिक विकास के सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अभिक्रमयोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? दोस्तों किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, बार्टसन ने। बताइए दोस्तों, अभिक्रमयोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? दोस्तों हम आपको बता दें, अभिक्रमित अधिगम का प्रत्यय जो दिया था दोस्तों, ये दिया था स्किनर महोदय ने। किसने दिया था दोस्तों? स्किनर ने। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, उसको क्या कहेंगे? उधर्व अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण, क्षितिज अंतरण। बताइए दोस्तों क्या कहेंगे? तो दोस्तों ऐसे अंतरण को हम जो कहेंगे द्विपार्श्विक अंतरण कहेंगे। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो दोस्तों उसको द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। दोस्तों जैसे कि दाएं हाथ से लिखने की योग्यता वाला व्यक्ति जब बाएं हाथ से लिखना सीखता है तो दोस्तों ऐसे अंतरण को क्या कहेंगे? द्विपार्श्विक अंतरण कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। दोस्तों सांख्यिकी में हमने देखा है कुछ प्राप्तांक दिए जाते हैं, उनमें एक संख्या कई बार आती है तो दोस्तों जब वो संख्या बार बार आती है तो उसको क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। दोस्तों इसलिए इस क्वेश्चन का विकल्प ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से प्रतिपादन डैश ने किया था? दोस्तों किसने किया था क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन? ये खाली स्थान में हमें भरना है। तो दोस्तों ये किया था स्किनर महोदय ने। किसने किया था दोस्तों? स्किनर महोदय ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। दोस्तों जो स्किनर थे वो एक कहाँ के वैज्ञानिक थे? दोस्तों ये थे अमेरिकी वैज्ञानिक, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। और दोस्तों इसके अलावा ये लेखक भी थे और आविष्कारक और दार्शनिक भी माने जाते थे। दोस्तों इनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुमोदन सिद्धांत कहते हैं। दोस्तों इस सिद्धांत के लिए उन्होंने एक चूहे पर प्रयोग किया था। किस पर दोस्तों? चूहे पर। दोस्तों चूहा कैसे रंग का था? वो सफेद रंग का था। दोस्तों इसके अलावा उन्होंने एक कबूतर और चूहे पर इन्होंने अपने क्रिया प्रसूत अनुमोदन सिद्धांत का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में किस सिद्धांत से संबंधित है? बताइए दोस्तों अल्बर्ट बंडूरा जो है निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? सामाजिक अधिगम सिद्धांत से, व्यवहारात्मक सिद्धांत से, या फिर दोस्तों विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, या विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत? बताइए दोस्तों किससे संबंधित हैं अल्बर्ट बंडूरा? दोस्तों हम आपको बता दें अल्बर्ट बंडूरा जो है वो सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। किससे दोस्तों संबंधित हैं? दोस्तों सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित हैं। दोस्तों अल्बर्ट बंडूरा का मानना था कि व्यक्ति समाज में रहता है और समाज में रहकर ही वह क्या करता है दोस्तों? अधिगम प्राप्त करता है। दोस्तों बंडूरा के अनुसार प्रत्येक समाज में व्यक्ति 2 प्रकार के व्यवहार करता है। अब 2 प्रकार के व्यवहार पाए जाते हैं हमारे समाज में। दोस्तों कौन कौन से व्यवहार पाए जाते हैं? सकारात्मक और दोस्तों दूसरा कौन सा? नकारात्मक। 2 प्रकार के व्यवहार पाए जाते हैं अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। दोस्तों किसने दिया था मानसिक आयु का प्रत्यय? तो दोस्तों ये दिया था बिने और साइमन ने। किसने दिया था दोस्तों? बिने और साइमन ने मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। दोस्तों मानसिक आयु बालक या व्यक्ति की सामान्य मानसिक योग्यता को बताती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तो दोस्तों इसमें 3 नियम है सीखने के, जबकि एक नियम नहीं है। तो दोस्तों हम इससे पहले देख लेते हैं कौन कौन से नियम सीखने के हैं। तो दोस्तों तत्परता का नियम सीखने का नियम है, प्रभाव का नियम भी सीखने का नियम है, और अभ्यास का नियम भी सीखने का नियम है। ये नियम दोस्तों किसने दिए थे? ये दिए थे थॉर्नडाइक महोदय ने। थॉर्नडाइक महोदय ने ये सिद्धांत दिए थे। जबकि दोस्तों प्रभाव का जो नियम है ये दोस्तों तनाव का जो नियम है ये नियम नहीं है दोस्तों। इसलिए इस क्वेश्चन का विकल्प भी बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों ये एक सीखने का नियम नहीं है। दोस्तों तनाव का नियम सीखने का नियम नहीं है। दोस्तों सीखने के नियम को इन्होंने लॉ ऑफ लर्निंग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों पहले नियम को क्या कहेंगे हम? लॉ ऑफ इफेक्ट। और दूसरे को दोस्तों क्या कहेंगे? लॉ ऑफ रीडनेस। और दोस्तों अभ्यास के नियम को क्या कहेंगे हम? लॉ ऑफ एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों।
प्याजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? दोस्तों भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास या यौन विकास। दोस्तों प्याजे जो महोदय किसके लिए जाने जाते हैं? दोस्तों हम आपको बता दें, प्याजे जो महोदय हैं वो संज्ञानात्मक विकास से संबंधित हैं। किससे दोस्तों? संज्ञानात्मक विकास से। दोस्तों प्याजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत मानव बुद्धि की प्राकृतिक एवं उसके सामाजिक विकास से संबंधित एक विशद सिद्धांत है, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। दोस्तों प्याजे का मानना था कि बच्चे अपनी दुनिया के लगभग सभी ज्ञान को अपनी गतिविधियों द्वारा सीख लेते हैं या खोज लेते हैं। दोस्तों इसलिए प्याजे के सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास तक ले जाने वाला रचनात्मक मार्ग भी कहा जाता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें। और दोस्तों हमें बताएं ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आपके लिए हम अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। आपने हमारी वीडियो को लास्ट तक देखा, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।